ये हैं वो लड़के जो बचे रहेंगे कोरोना से, और ये हैं वो लड़के जिनके ऊपर आफत आ सकती है। ये है वो लड़कियां जो बची रहेंगी, और ये है वो लड़कियां जिनके ऊपर आफत आ सकती है। मोटापा कोरोना के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी वजह यह है कि खतरनाक इसलिए है कि सारी दवाइयां, कोरोना से संबंधित जितनी भी दवाइयां हैं, वो सारी की सारी दवाइयां वयस्कों के लिए बनी हैं। मतलब कि उन दवाइयों को अभी बच्चों के ऊपर टेस्ट नहीं किया गया है, क्योंकि बच्चों में जान भी बहुत कम होती है। उनका शरीर हम लोगों के शरीर से 7-8 गुना छोटा होता है। तो जब 7-8 गुना छोटा होगा तो 7-8 गुना जल्दी उनके ऊपर इफेक्ट हो जाएगा। वो जल्दी सही भी हो जाते हैं और जल्दी खराब भी हो जाते हैं। सबसे ज्यादा आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे ही कोई भी टीका हो, भैया सारे टीके बच्चों में मई जून गर्मी का महीना है, इसमें उल्टी दस्त बहुत आम बात है। इसको अपने आप ही कोरोना न समझ लीजिएगा और लगे परेशान होने के लिए। हालांकि कोरोना का लक्षण भी दस्त है, लेकिन आम तौर पर होने वाली उल्टी और दस्त वो कोरोना नहीं है। जब उल्टी और दस्त दोनों एक साथ हो, अमूमन उल्टी पहले होती है, दस्त बाद में आता है। जब उल्टी और दस्त एक साथ में हो रहा है और कोई खांसी नहीं आ रही है, तो उसको आप कोरोना तुरंत मत समझ लीजिएगा। हालांकि अभी आएंगे इस पे कि और कैसे कैसे होता है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ समझने की ये है कि कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा जो माँ का दूध पीता है और केवल माँ का दूध पीता है, तो चाहे वो 10 दिन में एक बार लैट्रिन करे या 10 दिन में 10 बार टट्टी करे या दिन में 10 बार भी टट्टी करे, उसको दस्त नहीं माना जाता है। तो फिलहाल कोरोना की सबसे बेहतरीन बच्चों के लिए दवा ये होगी कि वो बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं 1 साल तक केवल माँ का दूध पिएं। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको उनकी दादी नानी ने शहद भी चटा दिया है, जिनको उन्होंने किसी और के बच्चे का दूध पिला दिया है, गाय का, भैंस का, किसी जानवर का दूध पिला दिया है। उन बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात उन बच्चों की कर रहा हूँ जो माँ का दूध पी रहे हैं, अभी पैदा हुए हैं। लेकिन जो तीसरी लहर है उसमें भैया बच्चों के कोरोना का सिम्टम क्या है, इस पे भी आते हैं। और मेरे घर में जो पीछे की जमीन खाली पड़ी हुई है, मैं उसमें नई लान बना रहा हूँ, तो उसका भी वीडियो मैंने सबसे आखिरी में डाल दिया है कि डिस्टर्ब ना हो बीच में। जिसको देखना हो वो आगे चला जाए, बिल्कुल आखिरी में पूरा वीडियो पड़ा, लंबा सा वीडियो होगा। उसका डालने का 2 मकसद है। एक तो मकसद ये है कि आपको पता चले कि किस तरह की यहाँ पे मशीनें होती हैं और कमर तोड़ मेहनत नहीं की जाती है। मतलब कि कमर नहीं तोड़ी जाती है, उसकी अलग अलग मशीनें होती हैं और कैसे वो काम होता है। छोटी छोटी मशीनें हैं, वो काम होता है। और दूसरा, अगर इस तरह की मशीनों पे काम करने वाले स्किल्ड लेबर हैं तो उनकी विदेशों में जगह बन सकती है काम नौकरी के लिए। इसलिए मैंने वीडियो डाल दिया, इसको आप देख लीजिए और मजे के लिए भी देख लीजिए कैसे वहाँ लान वान बनती है। 3 आदमी मिलकर पूरा काम निपटा दिया। हालांकि वीजा वीजा भी नहीं खुला है और उसके बाद नौकरी वोकरी की बात होगी, लेकिन आप देख सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात है भैया, ये तीसरी लहर बच्चों के लिए क्यों खतरनाक है, पहले आप ये समझ लीजिए। ये कहा जा रहा है बच्चों के लिए खतरनाक है, और ये भारत से नहीं कहा जा रहा है, ये पूरा दुनिया भर की तरफ से कहा जा रहा है। ये हमेशा होता है जब महामारियां होती हैं, उसकी जो तीसरी लहर होती है, वो तीसरी लहर आमतौर पर कमजोर लहर होती है, लेकिन वो बच्चों को इफेक्ट ज्यादा करती है। क्यों तीसरी लहर खतरनाक है? खतरनाक इसलिए है कि जितना भी स्वास्थ्य सिस्टम होता है ये वयस्कों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। मतलब कि जो टीका आया है वो 18 प्लस के ऊपर का बना हुआ है। मतलब कि अब जब बच्चों के लिए टीका आएगा, फाइजर हालांकि उस पर काम कर रहा है, लेकिन उसको आने में अभी 1.5 साल लगेगा। और जो तीसरी लहर है वो यहाँ यूरोप तरफ, ये माना जा रहा है कि अभी 2-3 महीने में शुरू हो जाएगी और भारत पहुंचते पहुंचते वही नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी या होली के तुरंत बाद जैसे दोनों लहरें आई हैं, तो आप ये मान के चलें कि आपके पास 5-6 महीने का समय है। तब तक अपनी प्रिपरेशन ठीक से कर लीजिए। यही बात मैं पिछले साल भी कह रहा था जब हा हो रहा था, लेकिन अब मेरे ख्याल से समझ में आ गई है बातें, तो प्रिपरेशन आप ठीक से करेंगे। दूसरी वजह यह है कि खतरनाक इसलिए है कि सारी दवाइयां, कोरोना से संबंधित जितनी भी दवाइयां हैं, रेमडेसिविर है, फ्लू है, वो सारी की सारी दवाइयां वयस्कों के लिए बनी हैं। मतलब कि उन दवाइयों को अभी बच्चों के ऊपर टेस्ट नहीं किया गया है। माने कि हमको नहीं पता है कि जब बच्चों को दवा लगेगी तो बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे। और बच्चों का आईसीयू, भारत में तो वैसे भी कम आईसीयू हैं, लेकिन बच्चों का आईसीयू उसका तो बिल्कुल अकाल है। और उस आईसीयू के अंदर बच्चों के वेंटिलेटर, मैं अभी खोज रहा था कितने वेंटिलेटर भारत में हैं
और जो भारत की स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट है, मतलब कि जो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को मिला के केवल 22 वेंटिलेटर हैं भारत में जो बच्चों के लिए काम करते हैं। वो सारी मशीनें वयस्कों के लिए हैं और बच्चों वाली जो मशीनें हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो अगर जिस तरह का राउंड 2 पड़ गया है बड़ों के ऊपर, उस तरह का राउंड 2 बच्चों पे पड़ गया तो उनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों में जान भी बहुत कम होती है। उनका शरीर हम लोगों के शरीर से 7-8 गुना छोटा होता है। तो जब 7-8 गुना छोटा होगा तो 7-8 गुना जल्दी उनके ऊपर इफेक्ट हो जाएगा। वो जल्दी सही भी हो जाते हैं और जल्दी खराब भी हो जाते हैं। इसलिए उनकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो उनकी केयर में आपको अपनी तरफ से 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे ही कोई भी टीका हो, भैया सारे टीके जो खून के अंदर हैं वो सही हैं, जैसे भी कोई भी टीका मिले आप उसको लगवा लें। माँ बाप जब दोनों लगवा लेंगे तो घर के अंदर जब 60% से ज़्यादा लोगों को टीका लगा होगा तो गंभीर संक्रमण पनपने का खतरा कम हो जाएगा। मतलब कि घर के अंदर कोई अगर डेडली बीमार नहीं होगा, माने घर के अंदर अगर कोई बिल्कुल मृत्युशैया वाला बीमारी लेके नहीं आएगा, तो उस इन्फेक्शन से बच्चे थोड़ा बच जाएंगे। तो पहला प्रोटेक्शन ये है, जब तक बच्चों का टीका या बच्चों की दवा नहीं आ रही है, माता पिता दोनों टीका लगवा लें। मुझे कई लोगों ने कल परसों से कई बार फ़ोन करके बताया कि डॉक्टर के अग्रवाल, मेरे भी वो बहुत प्यारे थे और जब भी मेरी कोई भारत की बात फंसती थी तो मैं उनसे ज़रूर पूछता था। तो डॉक्टर के अग्रवाल के दोनों टीके लगने के बाद भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इसका जवाब उन्होंने ही अपने किसी एक प्रोग्राम में काफ़ी पहले दे दिया था। देखिए, जो भारत में टीका है वो टीका 70 से 75% कामयाब है। ये भारत के टीका बनाने की कंपनी कहती है और हकीकत में वो 65 से 70% कामयाब है। दुनिया का सबसे अच्छा टीका जो इस समय माना जा रहा है फाइजर, वो भी 96% कामयाब है, 4% नहीं है। उस प्रतिशत का मतलब ये होता है कि जब 100 लोगों को लगाया जाएगा तो 96 लोगों में तो वो काम करेगा पूरा, लेकिन 4 लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। मतलब कि भारत में जो टीके लग रहे हैं उसमें जब 100 लोगों को लगेंगे तो उसमें 70 के ऊपर तो वो कामयाब है, लेकिन 30 के ऊपर वो कामयाब नहीं है। और वो 30 कौन है इसका पता किसी को नहीं है। डॉक्टर के अग्रवाल भी उनमें से एक थे कि उनको दोनों टीके लगने के बाद भी उनका निमोनिया, उनके फेफड़ों के अंदर का संक्रमण इतना ज़्यादा हो गया था कि उन्हें नहीं बचाया जा सका। लेकिन यहाँ बात हो रही है बच्चों और तीसरे राउंड की। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी उस 30 में आते हों, इसलिए अपनी सुरक्षा और अपनी ना करना चाहें तो अपने बच्चों की सुरक्षा धर्म मजहब सब किनारे रख दीजिए। अपने मोहल्ले के बच्चों को बचाना है, टीका लगवा लीजिए। तो जब माँ बाप, जब सभी वयस्क टीका लगवा लेंगे तो बच्चे उस शील्ड के पीछे काफ़ी बचे रहेंगे। मतलब कि वो गंभीर संक्रमण की कड़ी टूट जाएगी। तो ये पहली चीज़ है। अपने बच्चों को खास तौर पर सिखाइएगा कि कोई भी आदमी जिसने मास्क न लगाया हो उससे वो बात ना करें। ये सारे नियम कायदे जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे नियम कायदे इस समय यहाँ पर टीवी से लेकर, रेडियो से लेकर और वेबसाइटों पर विज्ञापन के तौर पे ही चलाए जा रहे हैं, क्योंकि यही एक तैयारी है जो वेस्ट की, पश्चिम की यहाँ की तैयारी है। क्योंकि आपको भी इन द एंड वही तैयारी करनी है, क्योंकि बीमारी तो वही है, एक ही है वो। कोरोना में बच्चों के जो लक्षण हैं वो बड़ों से अलग होंगे। अलग इसलिए होंगे कि बड़ों में 5 दिन का समय होता था, 5वां से 6वां दिन जो है वो सबसे खतरनाक होता था। बड़े जो होते थे वो 5 दिन संक्रमण को झेल ले जाते थे। बड़े जो होते हैं वो संक्रमण को 4-5 दिन झेल ले जाते हैं और 5वें दिन उनके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। लेकिन बच्चों में ये नंबर 5 नहीं है, ये नंबर 3 है। तीसरे दिन ही उनके लक्षण सामने आने लगेंगे और उसमें खांसी और बुखार जो एक लक्षण है वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा शुरुआती लक्षण यानी कि प्री सिम्टम्स वो ये है कि अगर बच्चों की आंख में दर्द हो रहा है, बच्चों की आंखें लाल हो रही हैं, बच्चा सुस्त है, बच्चा चिड़चिड़ा है, ये अचानक अगर हो रहा है, अगर रेगुलर है तो वो अलग बात है। अगर अचानक ये हो रहा है तो ये हो सकता है कि बच्चे में कोरोना के लक्षण कुछ हल्के फुल्के आ रहे हैं। उल्टी और दस्त शुरू होते ही, भले ही केवल दस्त हो रहे हों जो कि कोरोना का लक्षण भी है, उल्टी और दस्त शुरू होते ही
ORS जो बाजार में इलेक्ट्रॉल मिलता है वही चीज़ है, लेकिन मान लीजिए कि बच्चे को अचानक उल्टी या दस्त शुरू हो गया है और इलेक्ट्रॉल वगैरह बाजारू सामान घर पे नहीं है, तो ORS बनाना बहुत आसान काम होता है। सीधा 200 ml पानी, मतलब कि लगभग आधा गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी, 1 चम्मच शक्कर, छोटा चम्मच, बड़ा वाला चमचा नहीं, छोटा चम्मच, 1 चम्मच शक्कर और 1.5 चुटकी नमक, उसको घोल के पिला दीजिए। ये बच्चे को अगर दिन में आप 3 बार पिलाते हैं तो वो जितना पानी लूज कर रहा है लेटरिन में, दस्त में, पेचिस में या उल्टी में, वो तो उसको पानी और शुगर और नमक, जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जिंदा रहने के लिए, वो मिल जाएगी। ये हो सकता है कि भाई बच्चे को उसका स्वाद पसंद नहीं आ रहा है, वो नहीं पी रहा है, तो आप एक काम और कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं कभी कभी कि उसको नमक चटा दिया और पानी पिला दिया, बोला भाई सही है, काफ़ी सही है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि 1 चुटकी नमक में आधा गिलास पानी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं खाली आपने नमक चटा दिया तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। तो आप ऐसा कर लें कि पहले बच्चे को आधा गिलास पानी पिला दीजिए, ठीक है, और जैसे ही वो आधा गिलास पानी 2-3 बार में अगर पी लेता है तो उसकी ज़बान पे आप अपना 1 चुटकी नमक रख दीजिए और 1 चम्मच शक्कर फंका दीजिए उसको, और फिर पानी से कुल्ला करा दिए। वो लगभग वही काम हो गया, कुछ फादल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये आधा गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी ज़रूरी है 1 चुटकी 1.5 चुटकी नमक के लिए, वरना नमक ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं। माड़ जानते हैं आप लोग? माड़ होता है चावल को उबालने के बाद जो चावल का पानी निकलता है, ये बहुत पौष्टिक होता है बच्चों के लिए, मोटे लोगों के लिए नहीं होता है, बच्चों के लिए ये बहुत पौष्टिक होता है। तो चावल को उबाल के उसका जो माड़ होता है उस पर थोड़ा सा नमक डाल के वो बच्चों को खिला दी, इसका स्वाद भी अच्छा होता है। अच्छा, उसमें शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि चावल में शक्कर खुद ही होती है, इसीलिए शुगर वालों को चावल बना के आता है। चावल के माड़ में पानी काफ़ी होता है। तो मई जून में होने वाली उल्टी और दस्त को कोरोना समझने की गलती मत करिएगा और बच्चों को लेकर ज़बरदस्ती अस्पताल मत जाइएगा, जगह नहीं है वहाँ पे, संक्रमण और हो जाएगा। तो आपके यहाँ जब तक लोगों का पॉजिटिविटी रेट, मतलब कि संक्रमण दर 8 से नीचे नहीं आता है, तब तक लहर को ख़त्म नहीं माना जाएगा। जब 5 के नीचे आ जाता है तब लहर ख़त्म मानी जाती है, महामारी तो तब भी रहती है। लेकिन जब आप टीवी पे सुनने लगे कि भैया संक्रमण दर 8 के नीचे पहुंच गया है, इसका मतलब ये है कि लहर अब कम पड़ रही है। हालांकि जो संक्रमण दर भारत बताता है वो सब झूठ है, क्योंकि आधे से ज़्यादा का तो जांच ही नहीं होती है, जितनों की जांच हो रही है उसमें से दर बता रहा है वो तो। लेकिन जो भी बता रहा है सही है, अगर उनकी दर 8 के नीचे आ रही है तो आप उसको मानिए और अगली का इंतज़ार करिए। लेकिन तब तक ये दूसरी वाली ही है और ये भी बहुत खतरनाक है, इसमें बच के रहिए। अपने यहाँ भारत में इम्यूनिटी जो है वो बेहद कमज़ोर है। इम्यूनिटी की पहचान सबसे आसान ये है कि वो आदमी जो किसी भी चीज़ की रेगुलर दवा खा रहा है उसमें इम्यूनिटी ना के बराबर है, वरना उसको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी भी खांसी जुकाम बुखार के लिए तुरंत अगर दवा की ज़रूरत पड़ जाती है तो उसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, क्योंकि खांसी बुखार जो साधारण वाला होता है वो 4 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है। अगर आपने बिना 4 दिन इंतज़ार किए दवा खा लिया तो आपने अपनी इम्यूनिटी का टेस्ट ही नहीं किया है। तो जिस इम्यूनिटी का टेस्ट ही नहीं हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी का क्या हिसाब किताब है। वो लोग जो मोटे हैं, जिनका पेट आगे निकला हुआ है, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। और बच्चों का मोटापा, ये जो अगला राउंड आएगा, जो ख़ास तौर पे मोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर ये कहर ढाने वाला है। तो मोटे बच्चे कौन होते हैं, इसकी कहानी मैं अगले प्रोग्राम में बताऊंगा कि बच्चों का मोटा होना, माँ बाप को बच्चे मोटे दिखते ही नहीं हैं, इसलिए बच्चे बहुत मोटे होते हैं। अपने यहाँ आमतौर पे 60 से 65% जो बच्चे हैं वो मोटे हैं। मोटापे का असर केवल कोरोना पर ही नहीं होता है, उनके अपने बाकी डेवलपमेंट पे भी होता है। तो उसकी बात करेंगे अगले भाग में। अब देखिए ये लानवन कैसे बन रही है। अगर कोई काम की चीज़ अगर पूछिएगा मशीनों के बारे में या इस तरह का काम अगर आप कर लेते हैं और आपके पास डिप्लोमा या आप स्किल्ड हैं तो आप ज़रूर संपर्क करिए, क्योंकि इस तरह के लोगों की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। फिर मिलेंगे।
भैया सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया है। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूँ। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा। बाकी सबका वेलकम है।